हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में आईक्यू अड्डा एंड इजी लर्निंग। ठीक है, आज से मैं पॉलिटी का एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ और आज ये मेरा पहला पार्ट होगा। ये टेस्ट सीरीज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड रहेगा। मैंने खास करके फिलहाल जितने भी अभी मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, ये खास करके यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी टीचर्स का जो जॉब्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसको फोकस करके मैंने अभी क्वेश्चन सेलेक्ट किया। फिर धीरे धीरे करके मैं एसएससी, रेलवे और पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगाता जाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं पॉलिटी का पहला टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। सब आपस में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और समय पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। ये मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, देखिए ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, लेकिन मैंने यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो बाकी लोग भी इसको क्वेश्चंस देख सकते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले। बट आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं कि ये किस टाइप से क्वेश्चंस है, क्योंकि जनरली रेलवे वाले और एसएससी वाले इस टाइप के क्वेश्चंस, उनका टॉपिक्स पढ़ना नहीं पड़ता उन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सबको लेकर आऊंगा वन बाय वन करके। ठीक है, तो आज पहला टेस्ट सीरीज है एमसीक्यू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हुआ आपका, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण पर क्रियान्वित होती है। तो आपके देखिए, तो पहला आपका ऑप्शन है आर्थिक दृष्टिकोण, दूसरा नैतिक दृष्टिकोण, तीसरा सामाजिक दृष्टिकोण और ऑप्शन फोर्थ है इसमें इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूं, ये परंपरागत राजनीति क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले के जितने भी पॉलिटिशियन, इतिहासकार, समाजवादी लोग थे, उनका पर्सपेक्टिव था कि नेचुरल राइट पर, जो प्राकृतिक अधिकार थे, उस पर वो बल देते थे। तो उन्हीं से ये क्वेश्चंस लिया गया। तो उनका क्या था पॉइंट ऑफ व्यू, क्या था उनका दृष्टिकोण, किस पर लागू होता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नैतिक दृष्टिकोण। वो लोग मोरालिटी पर ज्यादा बल देते थे। आर्थिक दृष्टिकोण तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण तो आपका पर्सपेक्टिव हो गया, वो हर पॉइंट ऑफ व्यू पर आप लागू कर सकते हैं इसको। ऑप्शन डी तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण फोकस करता है नैतिक दृष्टिकोण पर, मतलब मोरालिटी पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस का अर्थ क्या है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए नगर राज्य, ऑप्शन बी नगर शासन, ऑप्शन सी नगर व्यवस्था और ऑप्शन डी ये सभी। तो पॉलिस, देखिए पॉलिस वर्ड से ही पॉलिटिक्स बना है। और ये ग्रीक जो लोग थे, ग्रीस के जो पहले थे ट्रेडिशनल लोग, जो जो अस्तु, प्लेटो, सुकरात्स वगैरह थे, इन लोगों ने पॉलिस का मीनिंग लगा बताया था नगर राज्य से। इट मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, नगर शासन तो किसी भी तरह के शासन व्यवस्था में चलता है, नगर व्यवस्था वही चलता है। तो नगर शासन, नगर व्यवस्था तो एलिमिनेट हो रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये बी और सी नहीं होगा। ठीक है, जब बी और सी नहीं होगा, इट मीन्स ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक लेखक राजनीति विज्ञान को किसका अध्ययन बताते हैं या बताता है। तो पहला है शक्ति का अध्ययन, दूसरा निर्णय और मूल्य का अध्ययन, तीसरा है सत्ता नियंत्रण का अध्ययन और चौथा उपयुक्त सभी। देखिए इसका ऑप्शन में ऑप्शन 4 होगा, मतलब इनमें से सभी। देखिए आधुनिक मतलब आज के जो मॉडर्न टाइम के जो राजनीतिज्ञ हैं, उनका अलग अलग डेफिनेशन होता है, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग मांग पर। ठीक है, तो उनके आधार पर आज का जो पर्सपेक्टिव चलता है वो शक्ति पर भी चलता है। क्योंकि देखिए न्यूक्लियर वेपन हर कंट्री बनाते चल रहे हैं। निर्णय अमूल्य, हर कोई अपने अपने डिसीजन लेते हैं कि उनकी उनकी शासन व्यवस्था कैसी, उनका शासन व्यवस्था
किस आधार पर चले, कब मांग पड़ रहा है, वहां पर क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, मोनार्की सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। जैसे कि आज अभी आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक तरह का ऑटोक्रेटिक है ना, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सत्ता नियंत्रण हर पॉलिटिकल पार्टी अपना चाहती है कि मैं शासन व्यवस्था में आऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्यवहारवादी आंदोलन हुआ था, मतलब व्यवहारवादी आंदोलन कब आरंभ हुआ था या कब इसकी गति पकड़ा था। ठीक है, व्यवहारवादी आंदोलन के पहले ही था हमारा परंपरागत शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1910 से 1920 के दशक में, ऑप्शन बी है 1930 या 1940 के दशक में, ऑप्शन सी है 1950 से 1960 के दशक में, और ऑप्शन डी है 1990 के बाद के दशक में। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा व्यवहारवादी आंदोलन, व्यवहारवादी विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रफ्तार पकड़ा था। उसके पहले तक परंपरावादी विचारधारा लोग वाले थे, जो कि वो एक काल्पनिक व्यवस्था पर बल ज्यादा देते थे, प्राकृतिक अधिकार पर ज्यादा बल देते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी राजनीतिज्ञ थे, इतिहासकार, समाजवादी, उन सब का एक विचारधारा बन गया कि आखिर क्या व्यवस्था कहती है, क्या मांग है जनता का या देश का या व्यवस्था का, उसके आधार पर उन्होंने बल दिया था। तो उसके आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब 1945 के बाद, तो 1945 के बाद तो एक ही ऑप्शन आ रहा है 1950 से 60 के दशक बीच। देखिए 90 के बाद का दशक तो अभी प्रेजेंट माना जाता है। ठीक है, तो व्यवहारवादी व्यवस्था मेन आरंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध 1950 और 60 के दशक के बीच में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन है पहला थॉमस हॉब्स, ऑप्शन 2 है मैकियावेली, ऑप्शन सी है आस्तु, और ऑप्शन डी है एलन बॉल। तो इसका आंसर होगा आपको मैकियावेली। यस, इसका ऑप्शन होगा मैकियावेली। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक, देखिए आधुनिक राजनीति विचारक क्या है, पहले तो ट्रेडिशनल थे, उसके बाद व्यवहारवादी आएगा। तो व्यवहारवादी व्यवस्था में कौन ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले राजनीति को समाज, मतलब राजनीति को एक वैज्ञानिक आधार पर उसको समझाने का, उसको प्रस्तुत करने का कोशिश किया गया था। तो उसमें से सबसे पहला मैकियावेली का नाम आता है। मैकियावेली की किताब द प्रिंस बहुत फेमस है, पढ़िएगा। वो इटली के रहने वाले थे। ठीक है, उनका जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ था जब इटली में पूरा उथल पुथल चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन परंपरागत राजनीति विचारक हैं। अब देखिए, मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम के कौन कौन समर्थक है, मीन्स। ठीक है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये अस्तु, प्लेटो, सुकरात, रूसो, ये सारे यूनानी विचारक थे, यूरोपियन कंट्री की तरफ से थे। ठीक है, तो ये सारे प्राकृतिक विचारधारा पर ज्यादा बल देते थे। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति निम्न में से किसकी अध्ययन से जुड़ी हुई है। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम जो था, प्रिंसिपल्स थे, वो किससे, उसका जो स्टडी करने का तरीका, अध्ययन करने का तरीका, वो किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए औपचारिक, दूसरा ऑप्शन है संस्थागत, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है ना ए और ना ही बी। तो इसका आंसर आई एम श्योर इसका आंसर सी होगा। देखिए, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। ठीक है, अब ये औपचारिक व्यवस्था पर ज्यादा बल देते थे, मतलब प्राकृतिक तो थे लेकिन औपचारिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार कुछ भी चला जाए उस पर हम व्यवस्था लागू कर दें। ठीक है, संस्थागत, राज्य को ये लोग संस्था मानते थे जो पहले परंपरावादी थे।
ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मानते थे कि व्यक्ति मिल करके एक समाज का निर्माण करता है, उन्हीं समाज से एक राज्य का निर्माण होता है। तो ये क्या एक संस्था के रूप में राज्य को देखते थे, इसलिए संस्थागत व्यवस्था पर भी मतलब उनके सिद्धांत पर भी बल देते थे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, ये मॉडर्न पॉलिटी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सूरत विभाजन, इट मींस सूरत विभाजन कब हुआ था? ठीक है, चलिए आपके पास ऑप्शन है ए 1929, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1907, ऑप्शन ई 1919। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा 1907, ऑप्शन डी। देखिए, अब आपको डेट पूरा याद है या नहीं याद है? देखिए, 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की संकल्पना बात की गई थी। ठीक है, 1928 को क्या हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन पर बल दिया गया था, मतलब उस दिन इस वर्ष सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1916 को क्या हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1919 को क्या हुआ था, सोचिए और बताइए, याद है? ठीक है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1919 में मैं ही बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 आई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका डायरेक्ट आंसर, सॉरी मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए है 1771, ऑप्शन बी है 1773, ऑप्शन सी है 1785 और ऑप्शन सी डी है 1793। तो इसका डायरेक्ट आंसर है, ये तो कॉमन सा आंसर है, इजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1773। इसका आंसर होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताने कि 1773 में गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न अधिनियम को सही मिलान करें। मतलब एक अधिनियम दिया, देखिए अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में थे 1919 भारत सरकार अधिनियम, उसी से रिलेटेड आ गया। अब भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ था, इस पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, निम्न अधिनियम को सही मिलान करें। भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन बी सती प्रथा का अंत, ऑप्शन सी है प्रांतों में द्वैत शासन। द्वैत का स्पेलिंग गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मेन फोकस करना क्वेश्चंस पर। और ऑप्शन डी है सांप्रदायिक निर्वाचन। इसका आंसर आप सोच के दे सकते हैं, 5 सेकंड का होल्ड में देता हूं। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रांतों में द्वैत शासन। देखिए द्वैत व्यवस्था क्या था, द्वैत व्यवस्था क्या था, द्वैत का मतलब होता है दो व्यवस्था। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैत शासन व्यवस्था पर बल दिया गया था। अब आपको बताना है कि ये द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था या हटाया गया था। ठीक है, आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी टाइम पीरियड याद है आपको? 1548, लॉर्ड डलहौजी 1500 था 1800? 1500 पक्का? नहीं, आपको कमेंट में बताना लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल क्या था। मैं अगले लेक्चर में पक्का बताऊंगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। उसके शासन व्यवस्था में डाक टिकट आए थे, है ना, रेलवे लाइन बिछा था। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा भी उसी समय आई थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये भी बताएगा कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा लागू किया था, कौन सा देश था। ठीक है, ये भी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी चलिए आज इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म होते हैं, क्वेश्चन 10 थे। अगले लेक्चर में मैं आगे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं सभी के साथ ये शेयर करिएगा। और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमें आपका साथ चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं इस चैनल का नाम है IQ अड्डा। और लास्टली में जाते जाते इतना जरूर बोलूंगा, घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।